हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट हम आपको सही बताएं, हमने बहुत छोटा रखा है। यहाँ पे हमने सिर्फ GS1 का एक टॉपिक लिया है और GS2 का भी एक टॉपिक ही लिया है, क्योंकि GS2 का टॉपिक दोस्तों जो आप पढ़ेंगे ना वो बहुत बड़ा है, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, अदरवाइज हम कवर कर देते। ठीक है, और इसमें ये कंस्ट्रेंट भी हो सकता है ना दोस्तों कि जो रिकॉर्डिंग आपकी है उसको सुनने में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। GS1 का पहले टॉपिक ले लेते हैं। ये है श्री नारायण गुरु जी के बारे में। ये एक समाज सुधारक थे जिनका संबंध था केरल राज्य से, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं GS1 में। ठीक है, अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस में आता है कि इनके जितने भी योगदान है समाज सुधार से संबंधित, उस पर प्रकाश डालिए। तो पहले थोड़ा सा आप इनके बारे में लिखेंगे और उसके बाद फिर उनके जो योगदान या उपलब्धियां हैं उनके बारे में लिख देंगे। ठीक है, यही होगा ना। प्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जब हम इनके बारे में कंटेंट पढ़ेंगे उसी में सारा का सारा इंफॉर्मेशन जितना भी है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे ही क्वेश्चंस डायरेक्ट वाले होते हैं जो वही आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इनको यहाँ पे PIB ने इंक्लूड क्यों किया, कारण क्या रहा इनको इंक्लूड करने का? तो देखिए, ऐसा हुआ कि 3 सितंबर 2020 को इनकी 164वीं 164th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, इसलिए यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्री नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे। उन्हें अकल्पनीय तरीके से केरल के सामाजिक ताने बाने को बदलने और केरल के वासियों की मानसिकता को परिवर्तित करने का श्रेय दिया गया है। उनका जन्म एक एझावा परिवार में हुआ था। वे उन समुदायों के लोगों के लिए मसीहा बनकर आए थे जिन्हें अवर्ण माना जाता था और केरल के जातिकृत समाज द्वारा जिन्हें कई यातनाएं दी जाती थीं। अब चलिए हम पढ़ते हैं योगदान या उपलब्धियां। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज। पहला, उन्होंने केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, जातिवाद को खारिज कर दिया और आध्यात्मिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता के मूल्यों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, उन्होंने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों के जरिए दलितों के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान पर विशेष बल दिया। तीसरा, इस प्रक्रिया में उन्होंने उन अंधविश्वासों की घोर निंदा की जिनके द्वारा लोगों को कष्ट हो सकता था। चौथा, उन्होंने जाति और पंथ की सीमाओं का प्रचार करते हुए मानव एकता का प्रचार किया। नेक्स्ट, 1888 में उन्होंने केरल के अरवीपुरम में एक शिव की मूर्ति स्थापित की, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि भगवान की छवि का अभिषेक केवल ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है। देखिए, सुन लीजिए फिर से, ये जो सेंटेंस है वो गलत हो गया है। ठीक है, 1888 में उन्होंने केरल के अरवीपुरम में एक शिव की मूर्ति स्थापित की, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया कि भगवान की छवि का अभिषेक केवल ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन। कला कोड के एक मंदिर में उन्होंने मूर्तियों की बजाय दर्पण रखकर लोगों को यह संदेश दिया कि परमात्मा सबके भीतर है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कलादी में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने वैकोम सत्याग्रह को भी अपना समर्थन दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी जातीय भेदभाव के लोगों को
मंदिर में प्रवेश की स्वतंत्रता दिलाना था। ठीक है, ये तो हो गया GS1 का टॉपिक। अब इसमें से कुछ भी आ जाए, मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कलादि का के अद्वैत आश्रम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं नारायण गुरु। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नारायण गुरु नामक समाज सुधारक का संबंध किस राज्य से है, तो आप लिख सकते हैं केरल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 2020 में नारायण गुरु की कौन सी जयंती मनाई गई है ना, वर्षगांठ, तो आप बोल सकते हैं 164। ठीक है, 164वीं। ठीक, वैकोम सत्याग्रह को किसने अपना समर्थन दिया था, तो ये आपका आंसर आ सकता है नारायण गुरु। ठीक है, क्लियर हो गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब हम GS2 के टॉपिक पे आते हैं। GS2 में मिशन कर्मयोगी ये टॉपिक है आपका। देखिए पहले मिशन कर्मयोगी हम समझ लेते हैं होता क्या है। मिशन कर्मयोगी दोस्तों, जितने भी सिविल सर्विसेज में लोग जाते हैं ना, जो IAS बनते हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं, ठीक है, अब उनको तो सारे प्रशासनिक काम देखने होते हैं। ठीक है, चाहे DN स्तर का हो अधिकारी से किसी भी तरह का जो IAS है, सारे लोग वो देखते हैं, प्रशासनिक कामों को देखते हैं। लेकिन एक बात बताओ ना, जो IAS हैं वो एग्जाम्स दे करके तो चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि हर प्रोफेशन में, चाहे आप IT को ले लीजिए, है ना, एजुकेशन को ले लीजिए, मतलब तो डिफरेंट तरीके की नई नई जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या पॉलिसीज जो हैं वो लाई जा रही हैं इन सभी प्रोफेशंस के लोगों को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, जिस प्रकार IT प्रोफेशन को अपग्रेड करने के लिए डॉइक द्वारा कई कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के जो टीचर्स होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाती है। जैसे प्रेरणा लक्ष्य, ये यूपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। नेशनल लेवल पे तो देखो NCERT का दीक्षा से है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, निष्ठा ऐप से है। काफ़ी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो कि टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए लाए जा रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से जो सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, IAS हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया, वो क्या, उस मिशन का क्या नाम है, मिशन कर्मयोगी। यानी कि ये मिशन मेनली IAS लोगों की स्किल को डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी IAS लोगों को इस मिशन के तहत। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं काम करेंगी इस मिशन के तहत, क्या कार्य होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें आपको बताई हैं। ठीक है, अब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब आप सुनिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये कर्मयोगी मिशन। ठीक है, इसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियात्मक स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार है। अब चलिए संस्थागत ढांचा और कार्यक्रम का क्रियान्वयन ये देखते हैं। देखो पहला देखिए, सिविल सेवा क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने और उनकी निगरानी के लिए सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता का दायित्व प्रधानमंत्री के कंधों पर होगा। देखो, इस योजना को अप्रूव कौन करेगा और निगरानी कौन करेगा इसकी,
तो इस संस्था का क्या नाम है? सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, प्रशिक्षण मानकों का निर्माण करने व उसे लागू करने हेतु संस्थानों और सरकार के बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्षमता निर्माण आयोग की साझा संकाय का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, सभी केंद्रीय संस्थानों की पर्यवेक्षी भूमिका होगी। ठीक है, मतलब पर्यवेक्षी का मतलब होता है निरीक्षण संस्थान के तौर पर उन्हें यूज किया जाएगा या उनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वो प्रशिक्षण तो देंगे आईएएस को, लेकिन राज्य स्तर पे जो संस्थाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण भी ये संस्थान करेंगे। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के उद्देश्य से एक समन्वय इकाई का गठन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता का दायित्व कैबिनेट सचिव के कंधों पर होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रिंसिपल्स देखो, अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल हैं। तो पहला है, कार्यक्रम नियम पर नहीं वरन भूमिका पर आधारित होगा। ठीक, कार्यक्रम नियम पर नहीं वरन भूमिका पर आधारित होगा। इस सिद्धांत के जरिए मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तन का समर्थन किया जा सकेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऑन साइट और ऑफ साइट लर्निंग एक दूसरे के पूरक होंगे। तीसरा, शिक्षण सामग्री संस्थानों और कर्मियों के जरिए ही साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट, सभी सिविल सेवा के पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं फ्रैक्स फ्रेमवर्क तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षण सामग्री को प्रासंगिक बनाया जाएगा और उन्हें वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट, सभी केंद्रीय मंत्रालयों, उनके विभागों और उनके संगठनों को सह निर्माण की दिशा में सीधे निवेश करने और हर कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय सदस्यता के माध्यम से सीखने के सहयोगी और सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र को साझा करने में सक्षम बनाया जाएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सर्वश्रेष्ठ सामग्री रचनाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और लास्ट, आई गॉट कर्मयोगी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा उत्सर्जन के संबंध में डेटा एनालिटिक्स की शुरुआत करने के लिए क्षमता निर्माण, सामग्री निर्माण, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और दक्षताओं के मानचित्रण से संबंधित नीति सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक आ रहा है, यह है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म या आई गॉट कर्मयोगी मंच। ठीक है, ये इसी मिशन के तहत आ रहा है। तो देखिए सुनिएगा, ये क्या होता है। ये मंच भारत के 2 करोड़ से भी अधिक अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा लाएगा। ये मंच शैक्षणिक सामग्री का ऐसा जीवंत और विश्व स्तरीय बाजार होगा जहां डिजिटल ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। क्षमता निर्माण के अलावा पर्यवेक्षण, अवधि, तैनाती, कार्य, असाइनमेंट और रिक्तियों की अधिसूचना आदि के बाद सेवा जैसे मामले मायने रखते हैं। इन सभी विषय में भी ये मंच जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रस्तावित निकाय के कार्य।
ठीक है। कर्मयोगी, ये मिशन कर्मयोगी जो भी है ये, इसके अंदर जितनी संस्थाएं काम करेंगी उनके कार्य लिखे हुए हैं, उनका नाम भी लिखा है, उनके कार्य भी लिखे हुए हैं। तो पहला है क्षमता निर्माण आयोग, जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। तो इसके कार्य, पहला, वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने में प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना, ये तो इसका पहला कार्य है। दूसरा, सिविल सेवा क्षमता निर्माण से निपटने वाले सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक पर्यवेक्षण करना। और तीसरा, आंतरिक और बाहरी संकाय और संसाधन केंद्रों के माध्यम से सामंजस्य बिठाकर संसाधन के विकास को सुनिश्चित करना। चौथा, हितधारक के साथ क्षमता निर्माण की योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय और पर्यवेक्षण करना, ठीक है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत की जाएगी, ठीक है। यह एक गैर लाभकारी कंपनी होगी, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी, ठीक है। इसकी स्थापना किसके तहत की जाएगी? कंपनी एक्ट 2013, और कौन से सेक्शन? सेक्शन 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। और इसे आई गॉट कर्मयोगी मंच के स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होगा। देखो, आई गॉट कर्मयोगी का ओनर और मैनेजर कौन होगा बताइए? स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसके कार्य देखो कुछ ही हैं। पहला है शैक्षणिक सामग्री का सत्यापन तथा स्वतंत्र और प्रमाणित आकलन करना। दूसरा, टेलीमेट्रिक्स डेटा का प्रबंधन करना। तीसरा, आई गॉट कर्मयोगी मंच की प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं का प्रबंधन। चौथा, भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का मालिकाना हक प्राप्त करना, ठीक है, इसको ही ये अधिकार दिया गया है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट जो आ रही है संस्था, इसका नाम है पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जिसको कि हम बोल रहे हैं सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, ठीक। अब इसका देखो कार्य, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, याद रखिएगा। पहला, इसमें माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों, फिर से सुनिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मानव संसाधन चिकित्सकों, विचारकों और लोक सेवा के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। दूसरा, ये सिविल सेवा सुधार और क्षमता निर्माण के कार्य को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा, ठीक। तो दोस्तों, अब इस संस्था के भी कार्य जो हैं वो खत्म हो गए हैं। इस तरीके से हमारा ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट था वो खत्म हुआ। कुछ कुछ शब्द ऐसे थे जो कठिन थे, इसलिए हो सकता है कि कहीं कहीं लड़खड़ाहट हुई, लेकिन दोस्तों प्लीज़ इसे नज़रअंदाज कीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसको फिर से आपको रिकॉर्ड करके दे सकें, क्योंकि एग्ज़ाम सबका अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अगर समझ के लिखी जाएं तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एक बार फिर आपको कहना चाहेंगे, पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की ओर से एक प्यार भरा नमस्कार। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले
एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इस सेगमेंट को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा दोस्तों, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ दीजिए इजाज़त। एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।